आज हम इस सवाल को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के ब्लॉकबस्टर को आपके लिए डिकोड करते हैं, क्योंकि बिहार चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है और बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, तब 121 सीटों पर वोटिंग की जाएगी और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 नवंबर को होगा और तब 122 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और इससे पहले 2020 में विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार 2 चरणों में होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर ये 2 तिथियां आप याद कर सकते हैं। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में 7 करोड़ 43 लाख वोटर्स इस बार वोट डालेंगे। इनमें से 14 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 14,000 मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 100 साल या उससे भी ज्यादा है। करीब 8,50,000 कर्मचारी इस बार चुनाव की ड्यूटी पर होंगे। पोलिंग बूथ पर भीड़ कम करने के लिए इस बार 90,712 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ पर औसतन 818 वोटर होंगे। इस बार चुनाव आयोग ने अपने अलग अलग 40 ऐप्स को मिलाकर एक नया ऐप ECI नेट लॉन्च किया है। अगर आप भी चाहें, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इलेक्शन कमीशन के इस ऐप पर जा सकते हैं और आपको हर जानकारी यहां से लाइव मिलती रहेगी, इसलिए यह भी आप नोट कर लीजिए। और वोटर्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, वो भी आप नोट कर लीजिए, जो खास तौर पर हमारे बिहार के दर्शक हैं। 1950-1950 ये हेल्पलाइन नंबर है वोटर्स की मदद करने के लिए, और ये भी आपके काम की जानकारी है जो मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट करके रखें। इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में पहली बार 17 नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें से कुछ बड़े बदलावों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो बदलाव हैं इस बार अगर ये सफल रहे तो पूरे देश में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो वोटर हैं वो पोलिंग बूथ तक अपना मोबाइल फोन ले जा सकते हैं और मोबाइल फोन जमा करने के लिए पोलिंग बूथ पर बाकायदा एक नई सुविधा आपका इंतजार कर रही होगी। आप अपने मोबाइल फोन पोलिंग बूथ तक ले जाइए, वहां पर इन मोबाइल फोन्स को जमा कीजिए और फिर अपना वोट आप डाल सकते हैं। तो ये एक नई चीज है, आप मोबाइल फोन ले जाइए और खुलकर अपना वोट डालिए। ईवीएम में इस बार हर उम्मीदवार की रंगीन फोटो होगी और नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में होगा, ताकि आपको पढ़ने में और पहचानने में आसानी रहे। सभी बूथ्स पर वोटिंग को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे लाइव देखा जा सकता है, और किसी भी बूथ में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। चुनाव आयोग की यह कोशिश है कि किसी भी बूथ पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। 800 से लेकर 1200 के बीच ही मतदाता किसी भी बूथ में रहेंगे। अब पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। इससे पहले अगर आप याद करें तो शुरुआत में ही पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाया करती थी, लेकिन अब बाद में होगी। चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों में ही इलेक्शन इंडेक्स जारी कर दिया जाएगा और इसमें कितने लोगों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला, कितना परसेंटेज मतदान हुआ, ये सारी जो जानकारी है ये सार्वजनिक हो जाएगी, आप भी देख सकते हैं। अब हर प्रत्याशी अपने एजेंट को बूथ से 100 मीटर की दूरी तक तैनात कर सकता है। ये सभी नियम धीरे धीरे अब देश भर के चुनाव में लागू किए जाएंगे और इन बदलावों से देश भर के चुनाव में 3 सबसे बड़े असर आपको दिखाई देंगे। पहला, फर्जी मतदाताओं की संख्या या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता इसके बाद बढ़ेगी। और तीसरा, वोटर्स के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ सकता है। तो देखिए वोटर्स की सुविधाएं क्या क्या हैं। अब आपको बहुत देर तक लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर बूथ पर इस बार कम भीड़ रहे
इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो वोटिंग हो रही है वो सब कैमरे में रिकॉर्ड होगी और आप अपना मोबाइल फोन बूथ तक ले जा सकते हैं। इस बार आपको बड़े बड़े अक्षरों में प्रत्याशी का नाम देखने को मिलेगा, उनकी फोटो भी देखने को मिलेगी। 22 साल के बाद पहली बार बिहार में चुनाव SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हो रहा है और इस SIR के जरिए 47 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी इस बार 47 लाख वोट कट गए हैं। ये गैर कानूनी वोट थे। अब आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, ताकि आपको यह समझ में आए कि आज की स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटें और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटें चाहिए। जो भी 122 सीटें जीत लेगा वो अपनी सरकार बना लेगा। 2020 का जब चुनाव हुआ था पिछली बार, उसमें NDA को 125 सीटें मिली थी और विपक्ष के महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, जबकि दोनों गठबंधनों का जो वोट परसेंट था वो बराबर था, लगभग 38%। तो यह खास बात है, दोनों का जो वोट परसेंटेज था वो 38% के आसपास था। 2020 के चुनाव में NDA के अंतर्गत यानी NDA में BJP और JDU एक साथ थे। इस बार भी दोनों एक साथ हैं, यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी थी वो पहले भी एक साथ थी, इस बार भी वो जोड़ी एक साथ है। जबकि विपक्ष के महागठबंधन में RJD और कांग्रेस शामिल थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD 75 सीटें जीती थी और 23.5% वोट RJD को मिले थे। आप कह सकते हैं कि RJD सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। 75 सीट जीतकर, सीटें भी सबसे ज्यादा थी और वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा था, 23.5%। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी 74 सीटों के साथ और उसे करीब 20% वोट मिले थे। JDU को 43 सीटें मिली थी, JDU जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और करीब 16% वोट JDU को मिले थे, 15.7 अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं तो। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी और उसे लगभग 10% वोट मिले थे। कांग्रेस बिहार में सबसे छोटी पार्टी है इन सारी पार्टियों की बात करें तो। इस बार बिहार चुनाव के 4 सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो अब बन गया है वो तो है SIR। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए ये SIR शुरू किया था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी से जोड़ दिया और एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। इसलिए बड़ी बात यह है कि जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये इस मुद्दे की भी अग्नि परीक्षा है। इस बार बिहार के जो वोटर्स हैं वो बता देंगे कि वाकई उन्हें लगता है कि वोट चोरी हुई है या फिर वो कुछ और सोचते हैं। दूसरा, घुसपैठिए इस बार बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी लगातार अवैध घुसपैठियों का जिक्र करके बिहार की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है और ये भी कह रही है कि बाहर से, दूसरे देशों से लोग यहां पर आ रहे हैं, बांग्लादेश से यहां पर आ रहे हैं और जो बिहार के लोगों का जो हक होना चाहिए था उसे मार रहे हैं। तीसरा, बीजेपी और NDA बार बार लोगों को जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। NDA लगातार ये कह रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार आ गई, अगर RJD की सरकार आ गई तो पुराना जंगल राज लौट आएगा। चौथा, महिलाएं। NDA और महागठबंधन दोनों के लिए इस बार महिला वोटर्स एक बहुत अहम फैक्टर होगा। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं को उनके बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर को लॉन्च किया था और अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सरकारी मदद मिल चुकी है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। अगर महिलाओं के खाते में सीधे ये पैसे पहुंच गई तो फिर महिलाएं ये चाहेंगी कि ये पैसा लगातार आता रहे और ये पैसा तब आएगा जब NDA की सरकार आएगी वापस। चुनाव प्रचार में NDA लगातार विकास के मुद्दे पर जोर दे रहा है और महागठबंधन नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य और उनकी बढ़ती उम्र को लगातार मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, वो बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस समय उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। इस बार बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी नई पार्टी जन सुराज की बड़ी चर्चा हो रही है। क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में कोई असर डालेंगे? और प्रशांत किशोर, पहली बात तो ये कितने वोट लेंगे और जो वोट वो काटेंगे
किसके वोट वो काटेंगे? क्या प्रशांत किशोर इस बार एनडीए के वोट काटने वाले हैं या फिर आरजेडी और कांग्रेस के वोट काटने वाले हैं? ये जानना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको इस बार चुनाव के नतीजों में यह भी पता चलेगा कि प्रशांत किशोर में कितना दम है। मीडिया में तो लगातार वो छाए रहते हैं, उन्हें बहुत समय दिया जाता है मीडिया में, लगातार हर चैनल पर उनके इंटरव्यूज चलते रहते हैं। लेकिन चुनाव में उनका प्रदर्शन क्या रहेगा? इससे पहले वो दूसरी पार्टियों को कंसल्टेंसी देते थे, बताते थे कि चुनाव कैसे जीतना है, लेकिन इस बार खुद चुनाव में खड़े हैं। इस बार उन्हें खुद अपनी पार्टी को जिताना है और उनके अंदर कितना दम है इस चुनाव में पता चल जाएगा। और यह भी महत्वपूर्ण होगा जानना कि वो किसकी वोट काटने वाले हैं, उनका जो नुकसान पहुंचाएंगे वो किसे पहुंचाएंगे। अब एक नया मुद्दा आ गया है, महिलाओं के बुर्का या नकाब पहनकर मतदान करने के मुद्दे पर अब एक नई राजनीति बिहार में शुरू हो गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर मतदान करती हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी ने मांग की है कि यदि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर वोटिंग की अनुमति है तो फिर घूंघट रखने वाली महिलाओं पर भी रोक नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के महागठबंधन ने बीजेपी पर बुर्का की राजनीति के जरिए ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं? ये नियम कहते हैं कि महिला अधिकारी कोई भी पहचान के लिए बुर्का, नकाब या घूंघट हटाकर चेहरा दिखाने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में स्पष्ट किया था कि वोटर आईडी कार्ड के लिए नकाब हटाकर मतदाता पहचान पत्र के लिए फोटो खिंचवाना होगा। अगर कोई मतदाता बुर्का या नकाब पहनकर मतदान केंद्र पर आती है तो महिला चुनाव अधिकारी मतदान से पहले पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उनका चेहरा देख सकती है। तो अगर कोई महिला सरकारी अधिकारी इनमें से किसी से भी ये कहे कि आप बुर्का हटाइए, नकाब हटाइए, आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, तो फिर इन महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, चाहे उन्होंने नकाब पहना हो, बुर्का पहना हो या फिर घूंघट किया हो। अब बड़ी बात यह है कि चुनावों के नतीजे तो आ ही जाएंगे। चुनावों की जो तिथि है उसका ऐलान आज हो गया है, लेकिन अभी तक दोनों ही पक्ष, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, इन दोनों ने ही अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं किया है। इस बार बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन में KJ फॉर्मूला अपना रही है, जहां K का मतलब है कामकाज और J का मतलब है जन समर्थन। यानी जिन मंत्रियों और विधायकों का कामकाज अच्छा है, जिनसे जनता खुश है, उन्हें टिकट दिया जाएगा। इस बार बीजेपी बिहार की जनता के सुझावों पर चुनावी घोषणा पत्र अपना तैयार कर रही है और इसके लिए पार्टी ने जन सुझाव अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की राय ली जाएगी। उनकी राय लेकर फिर बीजेपी उनसे वादा करेगी कि अगर उनकी सरकार आई तो वो क्या क्या करने वाले हैं। अब देखिए नतीजे क्या हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच है और पूरे भारत में, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आपकी नज़र बिहार के चुनाव पर ज़रूर पड़ेगी और आपको भी इंतज़ार रहेगा 14 नवंबर का कि पता तो चले कि बिहार के लोग चाहते क्या हैं। तो मान लीजिए अगर बिहार के चुनाव में अगर एनडीए फिर से जीत गया तो इसका क्या मतलब होगा? तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इसका मतलब ये होगा प्रधानमंत्री मोदी का जो ब्रांड है वो और ज़्यादा मजबूत होगा अगर एनडीए बिहार में चुनाव जीत जाता है। तो इस बार बिहार की जीत नीतीश कुमार के नाम पर नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मानी जाएगी। अगर एनडीए की जीत होती है तो यह लालू यादव के परिवार के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि उन्हें अब 5 साल और ऐसे ही विपक्ष में बैठना पड़ेगा। पिछले 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, यह उस मुद्दे की भी अग्नि परीक्षा होगी। अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो यह संदेश जाएगा कि जनता ने राहुल गांधी और वोट चोरी के उनके इस मुद्दे को नकार दिया है। और अगर ये बराबर की टक्कर रही, अगर महागठबंधन एनडीए से आगे निकल गया, तो आप ये समझिए तो फिर इसका मतलब होगा कि बिहार की जनता को तेजस्वी यादव का नेतृत्व पसंद आ रहा है नीतीश कुमार की बजाय। बिहार की जनता को राहुल गांधी के भाषण आकर्षक लग रहे हैं और उन्हें वोट चोरी के मुद्दे में दम नजर आ रहा है।
अगर विपक्ष की सरकार बिहार में बन जाती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन बना था उसे एक नई जिंदगी मिलेगी, उसे एक नई मजबूती मिलेगी और विपक्ष की इस टीम में राहुल गांधी की जो मजबूती है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी और तेजस्वी यादव की जो मजबूती है वो भी पहले से बढ़ जाएगी। और इस समय तेजस्वी यादव खास तौर पर उन्हें बहुत ज़रूरत है कि वो विपक्ष में और ज़्यादा समय ना बैठें क्योंकि उनका परिवार जो है वो भी टूट रहा है और उनके जो वोटर हैं उनका भी धैर्य हो सकता है टूट जाए अगर उन्हें यह पता चलेगा कि अब 5 साल और आरजेडी को विपक्ष में बैठना है। बिहार चुनाव के बाद अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जहां पर प्रकृति की नाराजगी आपको दिखाई देगी। हाल